हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। राइट। ये इन्फ्लेशन जो टॉपिक है इसे हम नॉर्मल भाषा में महंगाई बोलते हैं। हम नॉर्मल भाषा में महंगाई इसको समझ सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी हैं तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये नहीं कहते कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो गया है। हम बोलते हैं कि भैया मार्केट में बहुत महंगाई हो गई है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा सा गाना है। छोटा सा गाना नहीं, एक्चुअली एक मूवी है, अगर आपने देखी होगी पिपली लाइव। नहीं देखी हो तो कभी मन करे तो देख लेना। उसका एक गाना है कि सखी सैया तो खूब ही कमाता है, महंगाई डायन खाए जाता है। राइट। कि भाई पैसे, सखी सैया जो है वो पैसे तो खूब कमा रहे हैं लेकिन महंगाई डायन जो है वो खाए जा रही है। राइट। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जब पैसे खूब हैं, उनके जो हस्बैंड है यानी सखी सैया यानी हस्बैंड है जो इतने कमा रहे हैं, तो उनको महंगाई कैसे खा रही है। राइट। तो वही हमें समझना है कि पैसे खूब हैं लेकिन फिर भी महंगाई है, इसका मतलब क्या होता है। तो आज वही चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं और एक एक पॉइंट जो हमारा इन्फ्लेशन है उसका रीजन क्या है, इन्फ्लेशन मार्केट में क्यों बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन का असली मतलब क्या होता है वो समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये जो चैनल है और लोगों तक पहुंचे और लोग इससे जुड़े और हमारी जो फैमिली है वो और बड़ी बने। राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप करेंगे और सपोर्ट करेंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर नहीं करते हैं तो भी थैंक यू। राइट। क्योंकि मैं सिर्फ थैंक यू ही कह सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, समझते हैं क्या होता है इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखा है मैंने, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो सिंपल मतलब समझ सकते हैं कि राइज इन अ जनरल प्राइस लेवल, मतलब ये है जब प्रोडक्ट की प्राइस लेवल जो है यानी जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो सडनली इंक्रीज होने लगे, तो हम उसको महंगाई बोल सकते हैं। इसका मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। देखो, एज्यूम करो कि मार्केट में एक ही स्टेशनरी की दुकान है। ठीक है, क्या मार्केट में एक ही स्टेशनरी की दुकान है, ऐसा एज्यूम करो। ओके, अब इस स्टेशनरी की दुकान में सिर्फ 5 इकोनॉमिक्स की बुक है, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, 5 इकोनॉमिक्स की बुक है, लेकिन तुम 10 फ्रेंड्स हो। ध्यान से समझना इस बात को, तुम 10 फ्रेंड्स हो। अब सिचुएशन देखो क्या होगा कि लोग 10 हैं, प्रोडक्ट कितना है, 5 है। राइट, प्रोडक्ट कितना है, 5 है, और इस बुक की जो प्राइस है नॉर्मली होती है 20 रुपए। कितनी रुपए होती है, 20 रुपए, एक ऐसा एज्यूम करके मैं चलता हूँ। अब देखो सिचुएशन क्या होगा, जैसे ही ये बात इस स्टेशनरी वाले को पता चलेगा कि भाई मार्केट में जो है वो कहीं भी बुक अवेलेबल नहीं है, या यूं कहूं कि मार्केट में जो डिमांड है, ध्यान से समझना इस बात को, डिमांड जो है वो तो ज्यादा है लेकिन उसके अगेंस्ट में जो सप्लाई है वो क्या है, कम है। राइट, या यूं कह सकता हूं कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। बात को ध्यान से समझना, ये नॉर्मल लैंग्वेज में ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कि मांग जो है, लोगों की जो डिमांड है वो कहीं ज्यादा है लेकिन मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, वो सप्लाई कहीं ना कहीं कम है। अब सिचुएशन क्या होगा कि 10 लोग हैं, बुक 5 है और एक बुक की कीमत है 20 रुपए। अब सिचुएशन क्या होगा, जैसे ही इन भाई साहब को पता चलेगा कि मार्केट में बुक्स तो है ही नहीं, तो अब जब जाओगे तुम 10 के 10 लेने बुक जाओगे, तो ये क्या करेगा, 20 के बदले में 25 कर देगा, क्योंकि इसे पता है कि जरूरत है 10 लोगों को लेकिन मार्केट में बुक सिर्फ 5 ही है। अब सिचुएशन क्या है, जो ये 10 फ्रेंड्स होंगे इसमें से जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो बोलेगा ठीक है मेरे को 25 रुपए में दे दो। जब इसको ये लगेगा अरे ये तो 25 में भी ले रहा है तो 30 कर देता हूं मैं। कहने का मतलब क्या है कि जब लोगों के पास पैसे हैं, और इन सब के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, मनी बहुत है, इनके पास पैसे हैं लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या होगा, चीजों की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जैसे अभी तुमने लॉकडाउन में देखा था कि बहुत सारी चीजों की कीमतें जो थी वो बढ़ती गई थी, क्योंकि मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं थी, वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास पैसे थे। लोगों ने अंधाधुंध पैसे उड़ाया पानी की तरह, जिसको लैंग्वेज में हम बोलते हैं सामान्य भाषा में कि पानी की तरह पैसे उड़ाया, तो चीजों की कीमतें क्या हो गई, बढ़ने लगी। तो ये जो चीजों की कीमतें को बढ़ना जो होता है, इसी को हम नॉर्मल भाषा में महंगाई या इन्फ्लेशन कहते हैं। राइट, या मुद्रास्फीति भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे समझते हैं कि एक और डेफिनेशन है डॉक्टर एपी लर्नर, ये नाम थोड़ा याद रखना, क्या है, डॉक्टर एपी लर्नर। इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया।
क्या है कि एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, और यही चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देखो मैंने डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने एक जनरल बात एक्सप्लेन की, और इस जनरल बात की हेल्प की वजह से तुम्हें डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। क्या है कि भाई जब डिमांड जो है, क्या लिखा हुआ है क्लियरली, देखो लिखा है एक्सेस डिमांड, ओके एक मिनट पेन गलत चूज कर लिया, हाँ एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स, राइट, कि जब डिमांड ज्यादा है लेकिन मार्केट में सप्लाई कम है तो वो तुम्हारा बन जाता है इन्फ्लेशन। और वहीं एक और डेफिनेशन है डॉक्टर एसी पिगू, तो सिर्फ पिगू नाम याद रखोगे, डॉक्टर पिगू ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था नॉमिनल या मॉनेटरी इनकम राइजेस, ध्यान से समझना इस बात को, नॉमिनल या मॉनेटरी इनकम राइजेस फास्टर देन द रियल इनकम। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं, इन्होंने दो बातें बोली हैं, क्या बोला है, एक इन्होंने बोला है रियल इनकम, ध्यान से समझना, ठीक है, यहां पे इन्होंने एक बोला है नॉमिनल, नॉमिनल और मॉनेटरी इनकम, और वहीं दूसरी जगह बोला है रियल इनकम। ध्यान से समझना, इन्होंने क्या कहा कि ये जो नॉमिनल या मॉनेटरी इनकम है ये बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है और रियल इनकम का मतलब, आई मीन नॉमिनल इनकम और रियल इनकम का मतलब क्या होता है। देखो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में जाने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं नॉमिनल वैल्यू की बात करूं या नॉमिनल या मॉनेटरी इनकम की बात करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं अर्न इनकम, ठीक है, अर्न इनकम। मतलब ये है कि वो पैसे जो हम कमाते हैं, ठीक है, वो पैसे जो हम कमाते हैं उसी को कहा जाता है नॉमिनल या मॉनेटरी इनकम। बात समझ में आया, नॉमिनल या मॉनेटरी इनकम का मतलब है अर्न इनकम, यानी तुमने कितने पैसे कमाए, ध्यान से समझना, तुमने कितने पैसे कमाए। अब सवाल यह है कि रियल इनकम क्या होता है, तो रियल इनकम का सिंपल मतलब होता है परचेसिंग पावर। क्या होता है, परचेसिंग पावर, या इसको मैं एक और साधारण भाषा में कह सकता हूं कि तुम कितनी खरीदी कर सकते हो, क्या, कितनी खरीदी कर सकते हो। ध्यान से इस बात को समझना, देखो परचेसिंग पावर का मतलब मैंने क्या कहा कि तुम कितनी खरीदी कर सकते हो। जैसे कि एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं तो तुम्हें थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। देखो सिचुएशन कैसा है कि कभी कभी तुमने देखा होगा कि हमारे घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे कि मान लो एक पर्सन है जिसकी सैलरी थी 5,000 रुपए, ठीक है, वो बढ़ के अब हो गई है 6,000 रुपए। अब इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है, सैलरी कितनी होगी, 5,000 से 6,000 हो गई, लेकिन सिचुएशन क्या है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो जितना सामान 5,000 में खरीद पाते थे उतना सामान 6,000 में भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मॉनेटरी इनकम तो बढ़ गई, नॉमिनल इनकम तो बढ़ गई, लेकिन उनकी रियल इनकम जो है यानी कि परचेसिंग पावर है वो क्या है, घट गई है, या यूं कहो कि परचेसिंग पावर से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू बढ़ गई है। बात को ध्यान से समझना, परचेसिंग पावर का मतलब होता है कितनी खरीदी कर सकते हो। देखो कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखा होगा कि लोगों की सैलरी तो बढ़ती रहती है लेकिन उनकी जो चीजें होती हैं वो नहीं खरीद पाते हैं। क्यों नहीं खरीद पाते, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैंने देखो महंगाई इन्फ्लेशन तो मैंने पहले ही बोल दिया है, तो तुम्हें लगेगा सर फिर मतलब कैसे होगा। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास पैसे बहुत आ रहे हैं, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ते जा रही है, लेकिन जितनी चीजें पहले आप खरीद पाते थे उतनी चीजें अब नहीं खरीद पा रहे। सिंपल भाषा में, जितनी चीजें पहले खरीद पाते थे उतनी चीजें अब नहीं खरीद पा रहे हो, तो सीधी सी बात है उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा भाई जो है मार्केट में इन्फ्लेशन है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि पहले छोटे थे हम तो 1 रुपए में 4 पानी पूरी मिलता था, क्या, 1 रुपए में 4 पानी पूरी मिलता था, घर वाले 1 रुपए देते थे तो भी हम खुशी खुशी जाके पानी पूरी खा लेते थे। फिर धीरे धीरे 2 रुपए देने लगे घर वाले, 3 रुपए देने लगे, 5 रुपए, आज घर वाले 10 रुपए देते हैं, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो 10 रुपए का 4 ही पानी पूरी मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमारी मॉनेटरी इनकम तो बढ़ गई, ध्यान से समझो, हमारी मॉनेटरी इनकम तो बढ़ गई, कहाँ मैं 1 रुपया पाता था कहाँ आज मैं 10 रुपए पा रहा हूं, लेकिन पानी पूरी जो है कहाँ पहले भी 4 मिलता था आज भी 4 ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मेरी परचेसिंग पावर जो है वो घट गई है, डिक्रीज हो गई है। बात समझ में आया, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो है वो तुम्हारे दिमाग में क्लियरली फिट होंगे और तुम अपने आप को इससे कनेक्ट कर पाओगे, रियल लाइफ की चीजों को समझ पाओगे। ओके देखो
एग्जाम में लिखना इज डिफरेंट थिंग, चीजों को समझना एक डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उन चीजों को हम समझ सके, उनको निजी जिंदगी में उतार सके, तब मकसद होता है पढ़ाई का, ठीक है। मार्क्स तो तुम ले ही आओगे, वो मुझे भरोसा है, क्योंकि चीजें इतनी इजी है यार, याद करना है, पढ़ना है, वो कर लोगे, लेकिन समझे रहोगे तो जिंदगी में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, और अगला है जेएम किन्स। देखो 3 लोगों का है, ठीक है, ये बीच में ये गायब है, ओके, किन्स है। देखो 3 लोगों का डेफिनेशन है, एपी लर्नर का जिन्होंने डिमांड और सप्लाई की बात की, पिगू का जिन्होंने नॉमिनल और रियल इनकम की बात की। अब बात करते हैं किन्स का। किन्स ने क्या बोला, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। देखो क्या है, इंक्रीज इन मनी इनकम बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज इन मनी इनकम, कि मनी इनकम बढ़ रहा है, मनी इनकम का मतलब ये वाला, ठीक है, बियॉन्ड द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब मार्केट में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी जिन चीजों का उपयोग करके हम बिजनेस करते हैं, उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, वो मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट में है, फिर भी पैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भाई चीजें सीधी सी बात है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है फुल हो गया है, ठीक है। अब कहीं भी एक्स्ट्रा हम ऐड नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है, अब हमें पैसे ही बढ़ाने पड़ेंगे ना काम करवाने के लिए, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्या हो जाएगा, हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा, ओके। अब इसी के बेस पर ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसी के बेस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की है, तो जिसमें सबसे पहला है कांस्टेंट राइज इन अ प्राइस लेवल। क्या बोला है, कांस्टेंट राइज इन अ प्राइस लेवल, जो हमारा पहला नॉर्मल डेफिनेशन था, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल का। दूसरा लिखा है प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर। याद रखना, जब कीमतें बढ़ती हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, तो हर चीज की कीमत बढ़ने लगती है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। मार्केट क्या है, कनेक्टेड होता है, एक चीजों की कीमत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों की कीमत अपने आप बढ़ने लगती है। तीसरा है परचेसिंग पावर डिक्रीजेस, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि लोगों की परचेसिंग पावर क्या है, डिक्रीज हो जाती है, चाहे कितने भी पैसे रहें, लेकिन उन पैसों का उतना हम उपयोग नहीं कर पाते जितना हम पहले कर पाते थे। उसके बाद नेक्स्ट है राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। याद रखना कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्यों फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया, इस बात को ध्यान से समझना कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि एक बिजनेस है, ठीक है, एज्यूम करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एक बिजनेस है और यहाँ पे 100 लोगों की कैपेसिटी है, यानी 100 लोग मिलके काम कर सकते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि 100 के 100 लोग हैं इसमें और काम कर रहे हैं अपनी फुल कैपेसिटी से। ध्यान से बात को समझना, अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, और ये लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं 100 यूनिट का। कितने यूनिट का कर रहे हैं, 100 यूनिट का, और इससे ज्यादा ये लोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये फुल एम्प्लॉयमेंट। अब डिमांड बढ़ रही है, लोगों की मांग बढ़ रही है, लोग और चीजें चाहते हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको और बढ़ा सके। जब हम इसको और नहीं बढ़ा पाएंगे तो सिचुएशन क्या होगा, चीजों की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग कम खरीदें, राइट। और वही तो बाद में क्या बन जाता है, वही बाद में बन जाता है इन्फ्लेशन। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको अच्छे से याद रखना। कांस्टेंट राइज इन अ प्राइस लेवल, प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर्स, परचेसिंग पावर डिक्रीजेस, एंड राइज इन अ प्राइस लेवल आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है इतना। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सप्रेसेस। ध्यान से समझना कि गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सप्रेसेस इंक्रीज इन प्राइस विया लॉज एंड सब्सिडीज। देखो कभी कभी कैसा होता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है और दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है उसको कंट्रोल और दबाने की कोशिश करता है। कैसे, विया लॉज, लॉस की हेल्प से या सब्सिडीज की हेल्प से, राइट। तो इन्फ्लेशन, देखो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं इवन नो प्राइस राइज। अगर मार्केट में प्राइस राइज नहीं हो रहा है फिर भी उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, लेकिन वो कौन सा इन्फ्लेशन होगा, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये एक याद रखना, व्हाट इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एंड सप्रेसेस द इंक्रीज इन प्राइस via laws and subsidies, it is known as a suppressed inflation. ओके, एंड नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन प्राइस फॉर शॉर्टर पीरियड एंड लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज अ नो इन्फ्लेशन। याद रखना, अगर मार्केट में कभी एक दो प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है और वो भी कम समय के लिए, शॉर्टर पीरियड के लिए, ठीक है, तो उसको हम कभी भी इन्फ्लेशन नहीं बोलते। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्गर पीरियड, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस इंक्रीज होने लगी, देन उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा है
सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट, देखो ध्यान से समझना कि कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एम्प्लॉयड है, प्राइस इंक्रीज होगा। देखो अगर मान लो कि सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉयड नहीं है, सिर्फ कुछ है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो कि 100 लोगों की कैपेसिटी है काम करने की, फिर भी अभी वहां पे सिर्फ 50 लोग ही हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, सिर्फ 50 लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देयर आर सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड, राइट। अब सिचुएशन क्या होगा, जैसे ही मार्केट में प्राइस राइज होता है, ध्यान से समझना इस बात को, जैसे ही मार्केट में प्राइस राइज होगा, प्रोडक्शन, देखो प्रोड्यूसर क्या करेगा, द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस मोर, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता चल जाएगा भाई प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अब ज्यादा बनाता हूं ज्यादा फायदा होगा, इकोनॉमी गेट्स बूस्ट एंड फैक्टर गेट एम्प्लॉयड, राइट, एम्प्लॉयमेंट। तो जो फैक्टर होते हैं जो बाकी बचे, जैसे मैंने कहा कि अगर 100 की कैपेसिटी और 50 लोगों को ही जॉब मिला है तो बाकी 50 को भी जॉब मिल जाएगा, क्योंकि अब प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि सारे जो फैक्टर्स हैं उनको क्या होता है, जॉब मिल जाता है, एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड प्राइस डिक्रीजेस। और सिचुएशन क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा और उसी के बेस पे जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट जो है अब अवेलेबल है, पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो फैक्टर्स थे वो अनएम्प्लॉयड थे, कुछ नहीं थे, तो जैसे ही लगा प्रोड्यूसर्स को, तो प्रोड्यूसर्स ने और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और प्राइस अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है और समझनी है, राइट। अब यहाँ पे हम समझते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन होता है। देखो एक सिंपल सी मैं बात समझाता हूं, एक चीज याद रखनी है कि बेसिकली दो ही फैक्टर मेजर होते हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब है जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसका बढ़ना, ध्यान से समझना, जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसका बढ़ना, यही तो है इन्फ्लेशन। अभी प्राइस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो प्राइस को बेसिकली दो ही फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि मार्केट में दो ही ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिकली प्राइस को अफेक्ट करते हैं, एक है डिमांड और दूसरा क्या है, प्राइस। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझते हैं कि ये सिचुएशन कैसा है। देखो तो ये जो दो फैक्टर है, इसी वजह से यहाँ पे जब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, देखो ये मैंने बोला फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअली में प्राइस का तो मतलब इन्फ्लेशन ही है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक इंक्रीज इन डिमांड, क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट। देखो एक तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। अब वन बाय वन करके समझते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जो पहला है इंक्रीज इन डिमांड, इसी को दूसरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये तुम्हें याद रखना है कि इंक्रीज इन डिमांड को ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन नाम याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन डिमांड, देखो क्या लिखा है, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन अ प्राइस, क्या लिखा है क्लियरली, देखो मेंशन है कि भाई डिमांड अगर बढ़ता है तो इससे क्या होगा, चीजों की प्राइस भी बढ़ जाएगी, अगर डिमांड बढ़ेगा तो चीजों की प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई नॉट प्रोवाइडेड और स्लोअर रेट, इट मींस इट लीड्स टू इंक्रीज इन अ प्राइस। सिचुएशन देखो क्या है, अगर चीजों की लगातार डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, मार्केट में सप्लाई प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं है या प्रोवाइडेड है तो स्लोअर रेट में, मतलब जितनी डिमांड है उससे कम रेट में है, तो क्या होगा, लोग ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होंगे, और जब जो लोग ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होंगे तो वही तो है इंक्रीज इन प्राइस, वही तो है इन्फ्लेशन, राइट। अब ये जो इन्फ्लेशन है, दिस इन्फ्लेशन इज ड्यू टू इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड। ध्यान से समझना कि ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, मार्केट में सप्लाई उतनी नहीं है जितनी डिमांड है, और इसी वजह से इसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम क्यों है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जो डिमांड है वो खींच रहा है और इसी वजह से जो प्राइस है वो बढ़ रही है। बात समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ती है। तो पहला है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, पहला क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। तो यहां पे लिखा है इफ देयर इज इंक्रीज इन मनी, अब ध्यान से समझना इस बात को, इफ देयर इज ए इंक्रीज इन मनी, एक मिनट ये मेरा अटक गया, ओके राइट सही है,
इफ देयर इज इंक्रीज इन मनी इट मींस की अर्निंग मोर, पैसा लोग ज्यादा कमा रहे हैं, लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं मतलब इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटीज। अब इस बात को मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। अगर मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ने का मतलब क्या है? पैसा बढ़ने का मतलब है लोग कमा ज्यादा रहे हैं, लोगों के पास भर भर के पैसा है। जब लोगों के पास भर भर के पैसा है इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटीज, लोग चीजों की डिमांड करेंगे। अब बात को ध्यान से समझना, इफ सप्लाई रिमेन स्टडी, अगर सप्लाई स्टडी है या उतना नहीं हो पा रहा है जितना लोग डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इंक्रीज इन प्राइस, फिर होगा क्या? चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब कीमतें बढ़ जाएंगी दैट विल बी नोन एज अ इन्फ्लेशन। सो इसको देखो मैंने पार्ट्स पार्ट्स में लिखा हुआ है, तुम्हें ऐसे ही याद करना है, ये आसान हो जाएगा। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस मनी इट मींस अर्निंग मोर, अर्निंग मोर का मतलब क्या है? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटीज। इसका मतलब ये है कि इफ सप्लाई रिमेन स्टडी, देखो डिमांड इंक्रीज हो रहा है लेकिन सप्लाई सेम है, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन प्राइस, और इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक थे मिस्टर माचलब, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक थे मिस्टर माचलब, इन्होंने कहा था टू मच मनी, ध्यान से समझना, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स कॉजेस इन्फ्लेशन। और यही वजह है, इन्होंने कहा था कि जब बहुत सारे पैसे कुछ गुड्स के पीछे भागते हैं तो वही होता है इन्फ्लेशन। और ये पैराग्राफ पूरा इसी बात को एक्सप्लेन करता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लाइन तुम्हें समझ में आ गई है। और याद रखना एग्जाम में कभी एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, वो यही लाइन लिख देते हैं, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स इट मींस की इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन द सेंटेंस, राइट। तो ये सेंटेंस जब एक्सप्लेन करना होगा तो जो मैंने रीजन तुम्हें दिया है वही रीजन तुम्हें लिखना है और कुछ भी नहीं। ओके, दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब बात को ध्यान से समझो, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे हम बात करते हैं इंडिया की क्योंकि हम इंडिया में ही हैं तो हम फिलहाल उसी के हिसाब से चलते हैं। इनकर्स एक्सपेंडिचर, कौन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन इंक्रीज करता है? गवर्नमेंट, राइट। मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट ट्राई करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फैसिलिटीज बढ़े, राइट, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई अब हमें कुछ चीजों की जरूरत है, हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो जब लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करना है तो उसको बनाना पड़ेगा। अब ऐसे ही तो बन जाएंगे ना, इत्तू बित्तू झिम पतूता करके ऐसे तो बनेगा नहीं, राइट। वहां पे जरूरत होगी लोगों की, जब लोग जाएंगे वहां काम करेंगे, इसका मतलब ये है लोगों के पास पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों के पास इनकम इंक्रीज हो रही है। इट मींस कि इनकम इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस। देखो सडनली बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई, ध्यान से समझना इस बात को, सडनली बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गई, उनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो डिमांड बढ़ने लगी लेकिन उतना डिमांड सप्लाई नहीं हो पा रहा है ना, मतलब उतनी चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही। इट मींस कि ये क्या होगा, लीड्स टू राइज इन अ प्राइस लेवल, सर्कुलेट्स मनी इन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, इट मींस कि इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, और इसी बात को सिंपल भाषा में कहूं तो जब मार्केट में मनी ज्यादा सर्कुलेट करता है, ठीक है, मनी सर्कुलेट्स इन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जब मार्केट में जितना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उससे ज्यादा जब पैसे घूमना शुरू हो जाए तो वही होता है इन्फ्लेशन। हर जगह मार्केट में पैसा ही पैसा दिखे लेकिन प्रोडक्ट ना दिखे तो अपने आप इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, नेक्स्ट पॉइंट है ओवर पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की वजह से कैसे इन्फ्लेशन होता है वो समझो। 2% एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो हमारे कंट्री में जो है वो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब क्या है, लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई इनसफिशिएंट। देखो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है यानी लोगों का जन्म ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो क्या होगा, जो बेसिक चीजें हैं जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी डिमांड बढ़ेगी। अब उनकी डिमांड बढ़ेगी लेकिन देखो सडनली इतना सप्लाई तो नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग सप्लाई इनसफिशिएंट। और सप्लाई अगर इनसफिशिएंट है इट मींस द प्राइस लेवल इंक्रीजेस। बात समझ में आया, क्लियर है इतना। उसके बाद आगे लिखा है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है, अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट है परचेसिंग पावर इंक्रीजेस। देखो परचेसिंग पावर बढ़ने लगी और पॉपुलेशन कांस्टेंट है तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इनकम, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं। बात समझ में आया,
क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे कि भाई ओवर पॉपुलेशन कैसे काम करता है इन्फ्लेशन पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो 3 मुद्दे थे, ये थे हमारा इंक्रीज इन डिमांड यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। कौन कौन सा था? पहला था इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और तीसरा था ओवर पॉपुलेशन। याद रखना कि मनी, एक्सपेंडिचर एंड ओवर पॉपुलेशन। अब बात करते हैं इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है तो कैसे चीजों की डिमांड, सॉरी, चीजों की कीमतें बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल लिखा हुआ है, मेजर फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो मैं सिंपल एक्सप्लेन करता हूं। देखो सिचुएशन कैसा है कि जितने भी चीजें बनती हैं, ठीक है, जितने भी चीजें बनती है उनके लिए जरूरत होती है रॉ मटेरियल्स की। किसकी जरूरत होती है? रॉ मटेरियल्स की। अब इस बात को ध्यान से समझना, जो भी हम चीजें बनाते हैं उन सभी चीजों के लिए हमें जरूरत होती है रॉ मटेरियल्स की। अब सिचुएशन क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस। अगर मान लो मार्केट में रॉ मटेरियल प्रॉपर अवेलेबल नहीं है या प्राइसेस उनकी बढ़ गई है, तो क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जरूरत है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल रहा है या सस्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज होगा। और कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि प्राइस का इंक्रीज होना। अब जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजन है, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रेट, वर्कर्स वेज। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट पर इंक्रीज करते हैं, आई मीन प्रोडक्शन कॉस्ट पर अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ रॉ मटेरियल की मदद से नहीं होता है, उसके लिए अदर चीजों की भी जरूरत होती है। तो अदर चीजों की भी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, जो हमारा कॉस्ट होगा वो इंक्रीज होगा। और अगर कॉस्ट इंक्रीज होगा इसका मतलब हमें मार्केट में रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, और जब मार्केट में रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमने इन्फ्लेशन को जन्म दे दिया है। बात समझ में आया? क्लियर है? इतना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ तुम्हें कड़ी समझनी है, जो कड़ी से कड़ी मिलानी है और चीजों को समझना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो एंड इन्फ्लेशन ड्यू टू कॉस्ट रीजन। देखो अगर ये इन्फ्लेशन जो है कॉस्ट की वजह से, ड्यू टू कॉस्ट, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या बोलते हैं सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। तो ये 2 नाम है, ये तुम्हें याद रखना है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, राइट? क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। ओके, अब बात करते हैं कुछ अदर रीजन। ये तो 2 मेन रीजन थे, सबसे बड़े रीजन, लेकिन मार्केट में कुछ और भी रीजन है जिनकी वजह से ऐसी चीजें होती हैं, राइट? जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है अदर रीजन। देखो अभी मेजर रीजन 2 ही है, एक डिमांड है और एक कॉस्ट है, बट माइनर फैक्टर फॉर शॉर्ट फॉर्म मेकर्स इन द प्राइस हाइक्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी छोटी छोटी रीजंस भी होते हैं जिनकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली, ठीक है। ये जो लाइन है इसको मैं मिटा देता हूं। माइनर फैक्टर फॉर शॉर्ट टर्म में कॉज इन अ प्राइस हाइक, ठीक है, मे कॉज इन अ प्राइस हाइक, यानी ये पूरा जो है ये हमारा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे। तो मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूं। क्या लिखा है कि माइनर फैक्टर फॉर शॉर्ट टर्म, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस हाइक को वजह बन जाते हैं, मे कॉज प्राइस हाइक। जैसे पहला रीजन लिखा हुआ है टैक्सेशन पॉलिसी। पहला रीजन क्या लिखा हुआ है? टैक्सेशन पॉलिसी। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। पहला लिखा है गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस। तो यहाँ पे देखो भाई ये भी थोड़ा सा हो गया, भाई टैक्स नहीं है टैक्सेस है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि वो ऑटो करेक्ट की वजह से चीजें हो जाती हैं। तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को रिड्यूस करता है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को रिड्यूस करता है, इट मींस कि क्या होगा? पीपल हैव मोर मनी, ऐसा लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो अगर किसी चीज को खरीदने के लिए उन्हें पहले 50 रुपए देना पड़ रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, तो अब उनको सिर्फ 40 रुपए ही देना पड़ रहा है। तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई मेरे पास 10 रुपए और है, मतलब ये है कि मैं 10 रुपए का और भी कुछ खरीद सकता हूं। ऐसा लोगों को लगेगा कि मैं तो कमा गया 10 रुपए।
ये नहीं सोचेंगे कि वही पैसा है जो हमारा पहले एक्सपेंस होता था, उनको लगेगा कि हमारे पास और पैसा आ गया है। बात समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक है कि जब चीजें ज्यादा कीमत पे थी, सडनली कीमत कम हो जाए तो लोगों को लगता है कि हमारी इनकम बढ़ गई है, हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, ऐसा लोगों को लगता है। एंड प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज। लेकिन मार्केट में प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा इट मींस क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा। डिमांड, क्योंकि पैसे लोगों के पास है ना, 10 रुपए है दो लोगों के पास, तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज होगा, और विच लीड्स टू प्राइस इंक्रीज। बात समझ में आया? क्लियर है कि टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से, कब? जब गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करता है, ये याद रखना, जब गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करता है तब ऐसा सिचुएशन होता है। और अगर उसी जगह पे गवर्नमेंट जो है इंक्रीजेस टैक्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करता है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट, तो होगा क्या? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्स इंक्रीजेस। मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूल करना स्टार्ट करेगी तो होगा क्या? मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा, और जहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है? कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो दो वजह है गवर्नमेंट टैक्सेस वाले में। पहला है कि टैक्स अगर रिड्यूस करे तब क्या होगा, दूसरा है टैक्स इंक्रीज करे तब क्या होगा। इसको ऐसे ही दो पार्ट्स में तुम्हें याद करना है, समझना है, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। अब देखो, मोर देन 70% पेट्रोल विया इंपोर्ट, सबसे बड़ी वजह हमने देखा है, हम लाइफ में महसूस भी करते हैं। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती, जैसे अभी भी मार्केट में तुम देखो तो पेट्रोल की प्राइस 100 के आसपास है, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है, कहीं ना कहीं वो सारे प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेट्रोल से कनेक्टेड है। पेट्रोल से कनेक्टेड का मतलब ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करके ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, एक जगह पर सारी चीजें नहीं बनती हैं। पूरे इंडिया में सेम सिचुएशन है कि यहाँ की चीजें वहां, वहां की चीजें वहां, वहां की चीजें दूसरी जगह। बात समझ में आया? सिचुएशन क्या होगा जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है? तो इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट, देन इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो जो अदर प्रोडक्ट है उनकी प्राइस भी इंक्रीज होने लगती है। अब ये अदर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पेट्रोल के काम से रिलेटेड है, चाहे आपका बिजनेस पेट्रोल से चल रहा हो, चाहे आप है ना उस पेट्रोल का यूज करके ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना। ये तो हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है, और इसको तो तुमने जिंदगी में हर तीसरे दिन देख रहे हो। यहाँ पे समझो क्या लिखा है, स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी और एनी रिक्वायरमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ इट प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इट मीन्स की इन्फ्लेशन। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सिचुएशन क्या हुआ था, बहुत साल पहले की बात है कि अचानक से ऑनियन की प्राइस जो है, क्या ऑनियन की जो प्राइस थी वो इंक्रीज होने लगी थी। क्यों इंक्रीज होने लगी थी? क्योंकि मार्केट में स्कैरसिटी हो गया था, लोगों ने उसको दबा के रख लिया था। स्कैरसिटी होने का सिर्फ ये वजह नहीं कि नेचुरली कम हो जाए, ऐसे लोग होते हैं हमारे देश में, थोड़े अच्छे लोग होते हैं जो सोचते हैं बहुत सारा पैसा लेके ऐसे जेब में भर के ऊपर जाएंगे, ऐसा जो सोचते हैं वो ये सारी हरकतें करते हैं, और उनकी वजह से मार्केट में जब स्कैरसिटी होती है तो क्या होगा, चीजों की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और अगर यही चीजें थोड़ा और लंबे समय के लिए होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन होगा, और वो पूरे कंट्री पर इफेक्ट होगा, और आम आदमी तो सबसे ज्यादा पिटेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो थोड़ा भावनाओं में बह गया था, उम्मीद करता हूँ कि समझ जाओगे। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा इन्फ्लेशन का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में, इस लेक्चर में आपको इन्फ्लेशन से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आनी है, क्योंकि मैंने हर वो कोशिश की है जिससे आपको इन्फ्लेशन से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को और आगे बढ़ाओ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी चीजें फटाफट चीजें अपलोड कर सकूं, बना सकूं, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता तो काम नहीं होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका सपोर्ट उम्मीद करता हूँ कि मिलेगा, और इसी तरह से पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, भगवान से यही प्रार्थना है, और इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।